बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, क्लास 10 फिजिक्स जिसके चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसके आज हम लेक्चर नंबर 15 है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के हवाले से हम देख लेते हैं। मैं आपके साथ आंसर शेयर करूंगा क्वेश्चंस, आप अपनी बुक जो है वो सामने रखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है कंसेप्चुअल वो है 13.1। क्वेश्चन बेटा ये है, पूछा गया है कि अ चार्ड रॉड अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर, आफ्टर अ व्हाइल दीज पीसेस फ्लाई अवे। व्हाई मतलब थोड़ी देर के बाद वो पीसेस ऑफ पेपर जो अट्रैक्ट की होती हैं वो उड़ जाती हैं। ठीक है जी, क्यों? तो रीजन इसकी मैं आपको लिखवाता हूँ। व्हेन अ चार्ड रॉड when a charged rod brings close to a piece of paper, opposite electric charges appear on piece of paper, appear on piece of paper due electrostatic induction. Static induction after attraction the positive charge body, the positive charge body attracts the electrons from other so become neutral, so become neutral, force finishes and paper flies away, and paper flies away। देखिए भाई, होता क्या है कि जब आप चार्ड रॉड को पीसेस ऑफ पेपर के करीब लेके आते हैं, ठीक है, पीसेस ऑफ पेपर की, तो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अपीयर हो जाता है पीस ऑफ पेपर पर। किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, जो हमने इंडक्शन का प्रोसेस देखा था। तो क्या होगा? आफ्टर अट्रैक्शन द पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो है वो अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम अदर, सो बिकम न्यूट्रल। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और फिर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होती हैं, तो वो बॉडी जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो फोर्स फिनिशेस एंड पेपर फ्लाइज अवे। तो इस वजह से जब फोर्स ही खत्म हो जाएगी, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो उसके बाद फिर जो पीसेस ऑफ पेपर्स अट्रैक्ट हुए थे वो फ्लाइज अवे हो जाएंगे। ये था भाई 13.1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 13.2 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इफ इट हैज अ चार्ज ऑफ 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द माइनस 11 कूलम। तो कितना चार्ज आप प्रोवाइड करेंगे जब वो आप उसमें से जो पॉजिटिव चार्ज है उसको खत्म करना चाहेंगे?
उस पर चार्ज है 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम। तो ये सिंपल सी बात है, जितना चार्ज उस पर पॉजिटिव हो उतना अगर नेगेटिव चार्ज उसको दे दिया जाए तो वो चार्ज उसको कैंसिल कर देगा। मींस कि इसका आंसर क्या होगा, आप लिखेंगे -7.5 वही चार्ज जितना उसके ऊपर है 10⁻11 कूलम, लेकिन माइनस का साइन यानी नेगेटिव चार्ज हैज बीन negative charge has been removed from a positively charged electroscope, a positively charged electroscope if it has a charge of, if it has a charge of 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम। अगर उस पर इतना चार्ज है, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतनी उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद है जी 13.3। 13.3 में क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, किस तरह मूव करता है। आंसर पहले लिखवाता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। पॉजिटिव चार्ज, अ पॉजिटिव चार्ज released in an electric field, released in an electric field will move along, will move along the direction of, the direction of electric field, direction of electric field that is from, that is from higher potential to, higher potential to lower potential। जी देखें, अब पॉजिटिव चार्ज रिलीज करते होगा, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव, किस तरफ को मूव करेगा वो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जी मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था कि उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव चार्ज हमेशा उसी तरफ मूव करता है और हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ये होगा इसका आंसर भाई 13.3 का। इसके बाद हम बात करते हैं 13.4 की। क्वेश्चन नंबर 13.4 में देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 13.4 में पूछा गया है, डज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एक्सप्लेन। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछा जा रहा है कि भाई जो हर कैपेसिटर पर चार्ज होता है वो इक्वल होता है, एक्सप्लेन करें। क्या, पहले तो ये बताएं कि क्या इक्वल होता है फिर एक्सप्लेन करें। आंसर होगा इसका एज इन सीरीज, एज इन सीरीज combination, as in series combination each capacitor is connected, each capacitor is connected side by side, so each capacitor, so each capacitor carries equal, carries equal magnitude of charge, magnitude of charge due to electrostatic induction, due to electrostatic
स्टैटिक इंडक्शन। देखिए भाई, हमने जब सीरीज में कैपेसिटर्स को जोड़ा होता है तो देखिए कैसे जुड़े होते हैं। सपोज हमारे पास ये तीन कैपेसिटर्स हैं, 1 2 और ये हमारे पास है थर्ड कैपेसिटर। इन तीनों को जब सीरीज में अटैच करते हैं, चले यहाँ पर स्विच होता है, उसके बाद ये पोटेंशियल यानी बैटरी वोल्टेज, अब इस तरह से कैपेसिटर अटैच होते हैं सीरीज में। साइड बाय साइड कैपेसिटर्स अटैच होते हैं, तो जब वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर जो क्यू पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से यहाँ पर क्यू नेगेटिव, ठीक है, क्यू पॉजिटिव नेगेटिव, इसी प्लेट की वजह से आगे क्यू पॉजिटिव एंड सो ऑन। ये प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। इस तरह से फिर जो उस पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, हर एक कैपेसिटर पर वो इक्वल चार्ज प्रोड्यूस होता है। बात की समझ आ गई। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, पॉजिटिव वजह से नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और इस तरह से आगे प्लेट से प्लेट, क्योंकि हर राइट प्लेट अगले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ अटैच होती है। ये था हमारे पास 13.4। उसके बाद हम आगे चलते हैं 13.5 की तरफ। 13.5 में देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ईच कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू प्लेट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पहले मैं इसका आंसर लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, in a parallel combination of capacitors, two plates of each capacitor, two plates of each capacitor are connected to the positive and negative terminals of negative terminals of battery between the same 2 points, between the same 2 points, hence potential is equal, hence potential is equal, potential is equal पोटेंशियल, जरा इसके साथ थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस लिख लें। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स between two plates of each capacitor is equal to the potential difference of the battery, to the potential difference of the potential difference to the battery। देखिए भाई, क्या बात है कि भाई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कैपेसिटर्स को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ा जाता है। ये देखिए 1, सपोज ये 2 और ये 3 कैपेसिटर्स हैं। तो हम लोग यहाँ से, अगर हमारे पास ये बैटरी है यहाँ नीचे, ठीक है, हम बैटरी के साथ इसको अटैच करते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहाँ से हम लोग इसको कुछ इस तरह से अटैच किया होता है कि ये देखें 3 रूट्स आपको दिखाई देते हैं। इसी तरह से आप इधर से भी देखते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ ये तीनों कैपेसिटर C1, C2 और C3 जो है वो अलग-अलग से अटैच है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
ऑफ कैपेसिटर्स, टू प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर, ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर्स की, ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों प्लेट जो है कैसे कनेक्टेड की गई हैं, आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया गया, हर एक कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव के साथ और दूसरी नेगेटिव के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है जी, बिटवीन द सेम टू पॉइंट, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर जो है उस इज इक्वल टू द पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से वोल्टेज जो आगे मूव होगा वो वही जो है इसको भी मिलेगा, वही फिर इसको मिलेगा, वही उसको मिलेगा, यानी सेम तीनों को इस वजह से मिलता है क्योंकि दोनों की जो राइट एंड लेफ्ट प्लेट्स हैं हर एक की एक एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और दूसरी नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। आई समझ, ये होगा जी इसका आंसर 13.5 का। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट 13.6। जी 13.6 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि परहैप्स यू हैव सीन अ गैसोलीन ट्रक ट्रेलिंग अ मेटल चेन बीनीथ इट, व्हाट पर्पस डज द चेन सर्व। मतलब अक्सर आपने देखा है ये जो पेट्रोल की बड़ी बड़ी गाड़ियां जिसमें पेट्रोल लेके जा रहे होते हैं, उस जो टैंकर है उसके नीचे आपने एक चेन देखते हैं, मेटल की चेन होती है जो उसके नीचे मतलब उस टैंकर के निचले वाले हिस्से में बैक साइड पर वो नीचे लटक रही होती है और वो ग्राउंड को टच कर रही होती है। पूछा ये गया है कि भाई वो जो ग्राउंड को टच कर रही होती है उसका मकसद क्या है, उसका क्या पर्पज होता है, क्यों उसको वहां पर उसके साथ अटैच किया जाता है, ठीक है जी। तो हम इसको जो है इसका आंसर जो है वो देंगे, पहले आप क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। दिस मेटल चार्जिंग इज यूज्ड, दिस मेटल चार्जिंग is used of the purpose of earthing, the purpose of earthing the static charge, the static charge accumulated on the body of truck, on the body of truck during transportation, during transportation are discharged to the ground through this metal chain, through this metal chain. This may avoid any chance of explosion of fire during or otherwise, ये आंसर होगा भाई इसका। देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम उसको क्यों यूज करते हैं, मेटल चार्जिंग जो है वो इसलिए यूज किया जाता है कि वो उसका पर्पस उस चेन का ये होता है कि उस वो चेन चूंकि ग्राउंड को टच कर रही होती है, ग्राउंड को टच करने की वजह से वो अर्थिंग का काम करेगी कि भाई जो उस पे स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट होता जाता है, जैसे वो मूव कर रहा होता है ट्रक या टैंकर पेट्रोल का, तो वो उस पर जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो सारा अर्थिंग, यानी वो चेन जो ग्राउंड को टच कर रही होती है चलते हुए, वो अर्थिंग का प्रोसेस से वो सारा ग्राउंड को चार्ज एक्स्ट्रा जाता है। तो दिस स्टैटिक चार्ज accumulated on the body of the truck during transportation are discharged due to the ground through this metal chain। इसकी वजह से क्या होगा, दिस में अवॉइड एनी चांस ऑफ एक्सप्लोजन, तो कोई किसी किस्म का एक्सप्लोजन, फायर का धमाका या आग लगने का धमाके का कोई डर जो है उससे
महफूज रखेंगे। अगर वो चेन नहीं होगी तो अदरवाइज फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, तो इसलिए इस चेन को यूज किया जाता है। आगे देखते हैं 13.7 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 13.7 जी क्वेश्चन है, इफ a high voltage power line fell across your car while you were in the car, why should you not come out of the car? देखें सवाल ये है कि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और आपके ऊपर जो है कोई भी जो है ज्यादा वोल्टेज वाली वायर, जो जैसे वो बड़ी बड़ी तारें होती हैं, उनमें से कोई आपके ऊपर गाड़ी के ऊपर गिर जाती है, ठीक है। अब गाड़ी के ऊपर हाई वोल्टेज पावर की लाइन जो तारें गुजर रही होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो गिर जाती हैं, तो आपसे ये कहा जाता है कि आप गाड़ी के अंदर ही रहें, गाड़ी से बाहर ना निकलें। तो उसकी रीजन क्या है, पहले आंसर लिख लें फिर मैं आपको समझाता हूं। सिमिलर टू, आंसर में लिखेंगे सिमिलर टू फैराडेज केज, Faraday's cage inside the car, inside the car you are safe, you are safe from the influence, from the influence of external field, of external fields. The charge is evenly, the charge is evenly, the charge is evenly distributed, distributed on the surface of the car, on the surface of the car, and the electric field inside, and the electric field inside, inside the car is zero. But if we touch the ground, but if we touch the ground, if we touch the ground through our body, through our body, hence it may be fatal. Hence it may be fatal. जी देखें, फैराडे केज जो है ये आपको, इसके पर मैं डिटेल से बात करूंगा बाद में। हमारे आप ही की बुक में जो आपके ब्लॉक क्वेश्चन है उसमें ये मौजूद है, उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। सिर्फ इतना समझ लें कि जो फैराडे केज होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि उसके अंदर जो इंसान होता है वो सेफ होता है, बाहर हालांकि हाई वोल्टेज होता है, अगर वो बाहर निकले तो उसको हाई वोल्टेज की वजह से नुकसान हो सकता है, लेकिन जब तक वो फैराडे केज के अंदर रहता है वो सेफ रहता है। इसी तरह से गाड़ी में भी क्या होता है कि जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो गाड़ी के बाहर जो है, गाड़ी के ऊपर और उसके कुर्बो जवार में जो है, वो इस जो लाइन उसके ऊपर गिरी है हाई वोल्टेज की लाइन, वो सारा का सारा उसका इन्फ्लुएंस, उसका असर जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मौजूद होगा। अगर आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो आप उसकी जद में आ जाएंगे और आप जो है उसका शिकार हो सकते हैं। लेकिन देखें बेटा, अगर आप लोग जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी के अंदर रहेंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त आप लोग जो है उस इन्फ्लुएंस से महफूज रहेंगे और बचे रहेंगे जब तक आप गाड़ी के अंदर रहेंगे। क्योंकि गाड़ी से बाहर जैसे ही निकलेंगे तो आप उस जो सारा वो फील्ड है उसने जो बनाया हुआ है उस फील्ड के बीच में आ जाएंगे और वो जो करंट है हाई वोल्टेज का आपको लगेगा और उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए आपको यही चाहिए कि आप गाड़ी के अंदर ही बैठे रहें, तभी आप सेफ रहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है जी,
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 13.8 जी। लास्ट क्वेश्चन है कंसेप्चुअल आज का 13.8। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन व्हाई अ ग्लास रॉड कैन बी चार्ड बाय रबिंग व्हेन हेल्ड बाय हैंड बट एन आयरन रॉड कैन नॉट बी चार्ड बाय रबिंग इफ हेल्ड बाय हैंड। पहले इसका आंसर लिख लें फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बिकॉज glass rod is an insulator so charge developed on it during does not flow to the ground through the hand holding it. However, iron rod is a conductor and charge developed on it during rubbing can easily flow to the ground through the hand holding it. For this reason, all metal objects used in electrostatic have insulated insulating handles or stands जी। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें कि ग्लास रॉड जो है वो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस के लिए। उसमें ये होता है कि वो ऑलरेडी एक इंसुलेटर है, उसकी वजह से जो चार्ज डेवलप होता है वो ग्राउंड की तरफ फ्लो नहीं करता, चाहे हमने उसको हैंड से पकड़ा होता है, क्योंकि हमारा बॉडी तो ग्राउंड को टच कर रहा होता है ना। लेकिन चूंकि ग्लास रॉड जो है वो क्या है, ग्लास रॉड इंसुलेटर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आयरन रॉड यूज करते हैं तो भाई आयरन रॉड जो है वो एक कंडक्टर होता है। उस पर जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस से चार्ज उस पर डेवलप करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं ड्यूरिंग रबिंग, तो होगा क्या कि उसकी वजह से, चूंकि आपने उसको होल्ड किया हुआ हाथ से और आप ग्राउंड को टच कर रहे हैं, तो उसकी वजह से करंट जो है वो ग्राउंड की तरफ जाएगा और आपको जो है उससे नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो है आमतौर पर अगर हम लोग आयरन रॉड यूज करेंगे तो आयरन रॉड को यूज करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं
कि हम लोग उनको उनके जो स्टैंड होते हैं या हैंडल्स होते हैं वो हम लोग इंसुलेटर्स के बना लेते हैं, ताकि हैंडल्स या स्टैंड्स वो इंसुलेटिंग मटेरियल के होते हैं। उसकी वजह से वो जो करंट है वो हमारे बॉडी में से, क्योंकि हम अर्थ को टच कर रहे हैं, हमारे हैंड से वो अर्थ तक नहीं जा पाता। तो ये भाई रीजन है आज के लिए बेटा, इतना ही। तो आपने जो है ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि जैसे जैसे अब ट्रेंड मैंने आपको बताया है कि चेंज हो रहा है, तो उसमें यही है कि आप लोग जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर फोकस जो है वो ज्यादा करें। क्योंकि लास्ट भी मैंने आपको बताया था, पिछला जो हमारा 10th क्लास का पेपर था फिजिक्स का, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी पूछे गए थे। अब भी नेक्स्ट जो है वो बोर्ड वाले आहिस्ता आहिस्ता इस परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से फोकस किया करें, तैयार किया करें। जब आप उसको अच्छे से फोकस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तैयार करेंगे, तो यकीनन आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।